हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आप सभी का वेलकम। साथ ही साथ ये जो क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 16 फरवरी जो है उसको अपना एमपीपीएससी प्री जो है 16 फरवरी को होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया पर आ जाएगा। प्रेस रिलीज कर दी गई है, तो 16 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। तो आपको मान के चलिए, नवंबर है आपके पास, दिसंबर है आपके पास और पूरा जनवरी है, यानी लगभग 3 महीने के आसपास आपके बचे हैं। इन 3 महीनों में आपको अच्छे से एमपीपीएससी प्री की दोस्तों क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो इस क्लास में दोस्तों मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में साथ स्ट्रेटजी, और साथ ही साथ में आप सभी को बताऊंगा कि यूट्यूब पर जो है आपको हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री में भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस में हम बात करें तो यूनिट 1 जो है इसमें इंडियन हिस्ट्री है। देखिए, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ आपको दूसरा पॉइंट अपने पास क्या रखना है, हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रखना है। देखिए, आप कोई भी यदि रास्ते पे दोस्तों जाते हैं, तो कोई भी रास्ते पे जाते हैं तो उस रास्ते पे जाते समय यदि आपको समस्याएं नहीं हो, उन समस्याओं को यदि आपको सॉल्व करना है तो पहले से ही अपनी क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरह दोस्तों, जो आप एमपीपीएससी प्री में सिलेक्शन होने का सपना देख रहे हो, आपको पता है कट ऑफ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रहना है। तो आप जो सपना देख रहे हो एमपीपीएससी प्री में सेलेक्ट होने का, उस सपने की राह पे जाने के लिए क्या क्या समस्याएं आनी हैं, समस्याएं क्या आएगी, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। साथ ही साथ जो है आपको क्या करना है दोस्तों, साथ ही साथ आपको जो है अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे बनाए रखना है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पास एनी टाइम सिलेबस होना चाहिए। जो जो पॉइंट आपके हो जाए वो उनको टिक कर देना चाहिए, समय समय पे रिवीजन करना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास एनी टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से वो अच्छे लेवल में पूछेगा, किस टॉपिक से कम लेवल में पूछेगा, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको उसी के इर्द गिर्द जो है ये घूमते रहना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों जो सिलेबस है उसमें इंडियन हिस्ट्री सबसे पहली यूनिट है, जिसमें बहुत सारे नए टॉपिक जो है वो जोड़े गए हैं। देखिए, संकल्पना और विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान, यानी अपना जो प्राचीन इतिहास है उसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेदों के बारे में, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, स्मृतियाँ, ऋतु, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, यानी आपका जो वैदिक सभ्यता है उससे रिलेटेड अब आपको फुल अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और साथ ही साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। फिर अपना दोस्तों क्या आ गया, वही प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास आ गया। फिर कला, साहित्य, पर्व और उत्सव आ गए। राजा महाराजाओं के समय कौन कौन से साहित्यकार हुए, किस कला को बढ़ावा मिला, जैसे स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला, इस तरह आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, और फिर स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत किस तरह बना, कौन सा राज्य कब बना, ये सारी चीज़ें हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। आपको क्या रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखने हैं, कहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है उन पे ज़्यादा फोकस करना है, और कहाँ पे टॉपिक कम पूछ रहा है उन पे फोकस करना है, पर एक सामान्य करना है। पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। आप यह सोचो कि मैं 10 में से 8 यूनिट पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको सामान्य सामान्य हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, ये दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद आइए दोस्तों अपनी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। इसमें देखिए, पहली 2 लाइन आप पढ़ोगे तो इसमें पूरा एमपी का इतिहास दे दिया गया है, पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास दे दिया गया। पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास 2 लाइनों में आपको याद तो होगा नहीं, तो आपको महत्वपूर्ण पॉइंटों पे फोकस करना है। जैसे चंदेल वन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है, परमार वन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है, कलचुरी वन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस जो है पूछता है। इसके अलावा जो पाषाणकालीन भीमबेटका की गुफाएं, यानी यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल स्थल है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। ये कैसे पता चलेगा, ये जब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को देखोगे, ठीक है।
फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कला से रिलेटेड हर बार दोस्तों आपको क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। पद्मश्री किसको मिले, ये कला कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मौनी नृत्य किस अंचल में होता है, ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रमुख जनजातियां यूनिट 10 में आ गई है, तो यहाँ आपको नहीं पढ़नी है, वहीं पे पढ़ लेनी है। फिर प्रमुख त्योहार हो जाएंगे, लोक संगीत हो जाएंगे, लोक कलाएं और लोक साहित्यकार। जैसे लोक साहित्यकार ईश्वरी हो जाएगा, फाग हो जाएगा, श्री राम परिहार हो जाएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियां हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक एक साहित्यकार और उनकी रचनाएं आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में याद हो जानी चाहिए, और याद नहीं भी होती है तो मैं करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में हमें जानना है। फिर मध्य प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, 3 है। कौन कौन सी, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो को 1986, सांची को 1989 और भीमबेटका को 2003 में। इनसे रिलेटेड डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जो यूनिट 10 में भी है और यहां पर भी है। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे देखिए। उसके बाद इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी में रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा 2011 की जनगणना से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस आपके पूछ ही लेता है। साथ ही साथ अब ये जो नए टॉपिक जुड़ गए हैं, अल नीनो, ला नीनो, इससे क्वेश्चन आएंगे। पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां, झील सामान्य पढ़ना है। जलवायु से रिलेटेड अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन के बारे में। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की जो रणनीतियां हैं वो हमें जाननी है। इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भारत में प्राकृतिक खतरे कौन कौन से हैं, आपदाएं कौन कौन सी, और भारत में प्रमुख चक्रवात कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व और ग्रामीण नगरीय प्रवास जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है। उसके बाद आइए मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस पूछता है उसमें मैं आपको बता दूं, जलवायु से रिलेटेड हर बार पूछेगा। जलवायु में तापमान आ जाएगा, वर्षा आ जाएगी और साथ ही साथ ऋतुएं आ जाएंगी। क्या पूछ लेगा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में तापमान सबसे ज्यादा होता है, तापांतर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, इनमें से जलवायु से रिलेटेड कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। वर्षा, जलवायु, इसके आसपास ये घूमेगा। वनों से रिलेटेड, सागौन के वृक्षों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही साथ पठार से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मृदा से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछता है, यानी हर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। खनिजों से रिलेटेड पूछता है, कौन से खनिज के मामले में कौन से स्थान पे जो आर्थिक सर्वेक्षण नया है। इसके अलावा प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं हो जाएंगी। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत जो हैं इनसे रिलेटेड दोस्तों अभी हाल ही में ये नए जुड़े हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रमुख उद्योग हो जाएंगे, वहीं पर जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण हो जाएगा। तो ये आपका एमपी ज्योग्राफी का दोस्तों क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों इंडिया की पॉलिटी और साथ ही साथ एमपी की पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड संविधान सभा से क्वेश्चन आता है, संविधान में संशोधन से हर बार दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन दो टॉपिक से रिलेटेड आपको हर बार दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद हो जाएंगे। तो संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद जो है हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा नागरिकों के फंडामेंटल राइट हो जाएंगे, मौलिक अधिकार हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे और डीपीएसपी आपको देखने को मिल जाएंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक जो आयोग थे ना दोस्तों यूनिट 10 में पहले, अब वो एक लाइन में लिख दिए, मतलब अब आपको सामान्य सामान्य सारे आयोग पढ़ने हैं। ये तो हो गई दोस्तों इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। अब दोस्तों जो है
मध्य प्रदेश की पॉलिटी में देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सा राज्यपाल है जो संविधान सभा का सदस्य रहा हो, इनमें से कौन सा राज्यपाल है जो हरियाणा का सबसे पहला मुख्यमंत्री रहा हो, इनमें से कौन सा राज्यपाल है या नहीं है, इनमें से कौन सा राज्यपाल है जो कार्यवाहक राज्यपाल रहा हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है राज्यपाल। फिर मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भी प्रमुख होता है। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे नहीं रहे, इनमें से कौन अध्यक्ष थे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाई कोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी आर्टिकल आपसे पूछ लेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन, यहां से भी हर बार क्वेश्चन आपका पूछता है। एक बार दोस्तों 243 आरक्षण पूछ लिया था नगरीय निकायों का, इसके अलावा 243 के पूछ लिया। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कौन से इनमें से मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। और मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस जो है ये नया टॉपिक जुड़ा है, तो ये भी आपको मेरे द्वारा बिल्कुल अच्छे से करवाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी और एमपी की इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें मध्य प्रदेश की क्या वर्तमान में स्थिति है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी आपको बजट और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की क्या प्रगति रही, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर भी। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास है। इसके अलावा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट हो जाएगा। ये तो मैं अच्छे से याद करा दूंगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों की क्या प्रगति रही एमपी में, ये सारी एमपी की इकोनॉमी है। और फिर इंडियन इकोनॉमी आपका छोटा टॉपिक है, जो जो पॉइंट लिखे हैं ये आपको अच्छे से क्या कर लेने हैं, कवर कर लेने हैं। उसके बाद आइए दोस्तों अपने यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जो जो पॉइंट लिखे हैं वही आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जिसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का एक प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां आपको होनी चाहिए, उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, ये होना चाहिए। मानव शरीर की संरचना हो जाएगी, पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण हो जाएगा, आनुवांशिक रोग हो जाएंगे, सिकल सेल एनीमिया हो जाएंगे, कारण, प्रभाव, निदान और कार्यक्रम हो जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम हो जाएंगे, संक्रामक रोग हो जाएंगे, उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य सूचक हो जाएंगे। इसके अलावा सतत विकास की अवधारणा, ये देखिए सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा एमपी इकोनॉमी में भी है और यहां पर भी दोस्तों आपका आ गया, कहां गया, सतत विकास लक्ष्यों में एमपी की प्रगति, तो यहां पर भी आ गया। फिर पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता, और इसके अलावा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट 7। यूनिट 8 में देखिए दोस्तों करंट अफेयर पूछा गया है। करंट अफेयर्स में भी आपको एक सामान्य करंट अफेयर स्पीडी वगैरह का यूज करते हुए पढ़ लेना है। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आप देख सकते हो। एमपी का जो करंट अफेयर्स है वो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एमपी में भी आपको छांटना है, ऐसा नहीं कि फुल डिटेल में पढ़ रहे हो। उसके बाद आइए यूनिट 9 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पूछा, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पूछी है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया है, ई गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। वही पीवाईक्यूज उठाओ। यहाँ पर दोस्तों जो है टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअली ना आके फैक्चुअली पूछ लेता है, और कॉन्सेप्चुअली भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आप जितना भी पढ़ के जाओ पर एक सामान्य समझ के आधार पे आपके क्वेश्चन जो है इसके सही हो जाते हैं, ठीक है। और अब सबसे महत्वपूर्ण आ गई यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां, जिसमें जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, कहाँ पे कौन सी जनजाति है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, घूमंतु जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली और साहित्य हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा और मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हो जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और
प्रकाशन हो जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य हो जाएगा। तो ये अपना पूरा दोस्तों क्या है, सिलेबस है, जो कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। एक बेसिक तौर पे सामान्य तरीके से मैं स्ट्रेटजी बताऊं तो देखिए आपकी क्या होनी चाहिए, आपको पता चलेगा, समझ में आएगा दोस्तों। क्या यूनिट 2 एमपी है, यूनिट 10 एमपी है, यूनिट 4 एमपी है, यूनिट 5 50% एमपी है और यूनिट 6 50% एमपी है। यानी 1 2 50-50 ये 3 4 और यूनिट 8 लगभग एमपी करंट अफेयर है। यानी 1 2 3 4 और लगभग 4.5 के आसपास यूनिट जो है वो आपको एमपी की मिलेगी। यानी 45% के आसपास आपके क्वेश्चन जो है ये मात्र एमपी से आएंगे। इसके अलावा यूनिट 1 इंडियन हिस्ट्री जो है आप सभी को पता है दोस्तों बहुत बड़ी है। यूनिट 3 इंडियन ज्योग्राफी जो है वो भी है। तो आपको किस तरह पढ़ाई करनी है मैं आप सभी को बता देता हूँ। पढ़ाई के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिस अनुसार जो यूनिट है उस अनुसार आप सबको समय देना है। ऐसा मत सोचना कि मैं 15 दिन में ये कर लेता हूँ फिर ये कर लेता हूँ, नहीं, पूरे दिन का जो दैनिक समय है उसमें 45% ये तो 45% इसको दो, ठीक है। बड़ी बड़ी जो यूनिट्स हैं जैसे यूनिट 7 साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, पॉलिटी हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इसमें जो जो टॉपिक आपके लिखे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उस अनुसार बार बार देख देख के आपको क्या करना है, इन सभी यूनिट्स को कवर करना है। ये कवर हो जाए जब धीरे धीरे 40 से 45% आपका डाटा कवर हो जाए तो फिर आपको दोस्तों क्या करना है, तो फिर आपको जो है ये एमसीक्यूज लगाने हैं। हालांकि जब ये यूनिट पढ़ोगे तब भी आपको लगाना है, पर साथ ही साथ दोस्तों आपको एक टेस्ट सीरीज भी बाद में ले लेनी है। जब 40 से 45% आपका कवर हो जाए तब टेस्ट सीरीज लेनी है, अभी नहीं लेनी है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाओ और आगे बढ़ो। इस तरह की दोस्तों आपकी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आसानी से आप सफलता पा सकते हो और साथ ही साथ जो है आगे बढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए ऑफर है, जिसमें आप सभी को एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है, एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स है उसका बैच आपको देखने को मिल जाएगा। 2025 को टारगेट करते हुए ये बैच हो जाएगा जो कि इस फीस में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक चीज और ध्यान रखना है कि इसी यूट्यूब चैनल पे मेरे और सभी टीचर्स के द्वारा दोस्तों जो है बिल्कुल फ्री में भी आपके यहाँ पर एमपीपीएससी प्री की तैयारी होगी। आपको अच्छा लगे नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार दोस्तों आप सभी यूनिट जो है हमारे साथ जुड़ के देख सकते हो। मेरी क्लासेस का टाइमिंग है शाम को 4 बजे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे आपको क्लास होगी और इस क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, शाम को 4 बजे रहेगा। तो इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। क्लासेस जो है शुरू हो चुकी है तो आपको प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल आराम से क्लास देखिए, अच्छा लगता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मेरा नाम है प्रमोद राणा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से सिलेबस समझ में आया और तैयारी जो है अभी से ही कर दीजिए। कहीं से भी तैयारी करो पर तैयारी अभी से कर दीजिए। फिर लास्ट में जब पेपर देने आओ, पेपर दे के आओ तो ये मत कहना कि सर हमें कन्फ्यूजन हो गया था, सर हम पढ़ के तो बहुत गए थे पर रिविजन नहीं हो पाया, सर हमें चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, सर जो है हमें 4 जो ऑप्शन थे उनमें से शुरुआत में हमें लग रहा ये है वही सही था, परंतु हमने बाद में जो है गलत ऑप्शन को टिक कर दिया। तो ये सारी गलतियां जो है आप नहीं चाहते हो तो एक सही स्ट्रेटजी के साथ 3 से 3.5 महीने अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।